विद्यार्थियों नमस्कार। आपको बहुत सारा राम राम। आज हम कक्षा 10वीं का दूसरा पाठ संघर्षकालीन भारत पढ़ रहे हैं। अब देखो पाठ का नाम ही क्या है, संघर्षकालीन भारत। संघर्ष होता रहता है। हम बात करेंगे 1206 ईस्वी के बाद की। कब की? 1200 यानी कि 13वीं शताब्दी की शुरुआत की बात कर रहे हैं हम। तो 1206 ईस्वी से यह संघर्षकालीन भारत या मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत होती है। तो संघर्ष होता है इसमें किस किस के बीच में होता है? राजा और राजा के बीच में, या प्रजा और राजा के बीच में, या फिर विदेशी और भारतीयों के बीच में। तो ये संघर्ष होता रहता है, इसलिए इस पाठ का नाम रखा गया है संघर्षकालीन भारत। तो इसमें हम देखेंगे 1206 ईस्वी से इसकी शुरुआत होती है भारत में। लेकिन पाठ की शुरुआत में कुछ भूमिका बताई गई है तो उसको समझ लेते हैं। तो भारत में देखो लगातार विदेशी आक्रमण होते रहे सिकंदर के समय से। कब से? सिकंदर के समय से लगातार विदेशी आक्रमण होते रहे और भारतीय लोग उसका मुकाबला भी करते रहे। तो भारत में पहला विदेशी आक्रमण कब एवं कहाँ हुआ, तो इसका भी थोड़ा अपने को ध्यान रखना है। तो देखो ये मानचित्र भारत का, अब देखो भारत में पहला विदेशी आक्रमण कब एवं कहाँ हुआ, तो ध्यान रखना 636 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ? ठाणे में। और ठाणे कहाँ है? तो मुंबई के पास में, बिल्कुल यहाँ पर ठाणे में। तो पहला अरब आक्रमण कह सकते हैं हम इसको, क्या कह सकते हैं? अरब आक्रमण, यानी अरबों के द्वारा किया गया पहला अरब आक्रमण कहाँ हुआ? मुंबई के ठाणे में। लेकिन ये जो आक्रमण था ये असफल रहा, यहाँ अरबों को सफलता नहीं मिली, असफल रहा। उसके बाद भी कुछ इधर गुजरात के बड़ौच और सिंध के बंदरगाहों पर आक्रमण हुए, लेकिन सब असफल रहे। पहला जो अरबों द्वारा आक्रमण किया गया वो सफल आक्रमण के बारे में देखते हैं। तो समय अपने को पता चलता है 711 ईस्वी से लेकर के 712 ईस्वी के मध्य में पहला सफल आक्रमण हुआ। तो अरब के खलीफा ध्यान रखना, हजरत मोहम्मद के बाद में जो मुस्लिम धर्म का जो धार्मिक गुरु होता है उसको खलीफा कहा जाता है। धार्मिक गुरु को खलीफा कहा जाता है। खलीफा से आज्ञा ली हज्जाज ने। किसने? हज्जाज नाम के व्यक्ति ने। और इसने भेजा मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। क्यों भेजा उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, वो हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो मोहम्मद बिन कासिम सेना लेकर आया था सिंध में। यह सिंध का उस समय राजा हुआ करता था दाहिर सेन। कौन हुआ करता था? दाहिर सेन और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में 711 से 712 ईस्वी के मध्य में लगभग युद्ध हुआ, जिसमें दाहिर सेन हार गया और मोहम्मद बिन कासिम की विजय हुई। और ये अरबों की पहली विजय थी भारत पर। तो उस समय देखते हैं तो ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र ये भारत में ही था। तो ये नहीं समझना कि ये पाकिस्तान में किया था, क्योंकि पाकिस्तान पहले था नहीं। तो अब आगे देखते हैं कि बाबा धुरी ने लिखा। किसने लिखा? बाबा धुरी नाम का व्यक्ति था। उसने इस युद्ध के बारे में लिखा कि ऐसा भयंकर संघर्ष हुआ, ऐसा कि जैसा कभी नहीं सुना और देखा गया। तो ऐसा किसने लिखा है इसके बारे में? बाबा धुरी ने लिखा कि दोनों के बीच में ऐसा संघर्ष हुआ जैसा कि कभी सुना और देखा नहीं गया। तो एक और किताब है जिसका नाम है चचनामा में लिखा कि काफिरों ने, अब देखो एक नया शब्द है काफिर क्या होता है? काफिर कहा जाता है गैर मुस्लिम को, जो मुसलमान नहीं होते। गैर मुस्लिमों को काफिर कहा जाता है। तो गैर मुस्लिम को काफिर कहा जाता है। तो चचनामा में उल्लेख है कि काफिरों ने
ने अरब सेना को चारों ओर से जकड़ लिया, जिससे सेना घबरा गई, लेकिन एक तीर हाथी पर बैठे राजा दाहिर को लगा। राजा दाहिर को लगा और वह मारा गया। तो ये याद रखना है, हमने चचनामा में लिखा है काफिरों ने अरब सेना को चारों ओर से जकड़ लिया, जिससे सेना घबरा गई, लेकिन एक तीर हाथी पर बैठे राजा दाहिर को लगा, जिससे वह मारा गया। अब आगे और भी लिखा चचनामा में, क्या लिखा देखो, दाहिर मारा गया, उसके बाद राजकुमार यहाँ शायद नीचे दिख नहीं रहा, ऊपर लिख दूं मैं, राजकुमार जयसिया से मतलब है कि दाहिर का पुत्र जय सिंह और उसकी पत्नी जिसका नाम था रानीबाई ने संघर्ष किया या युद्ध किया। इतना चचनामा में लिखा हुआ है। तो जय सिंह था दाहिर का पुत्र, उसने दाहिर के मरने के बाद में भी युद्ध किया और उसकी पत्नी जो रानीबाई थी वो किले की रक्षा करती हुई उसने जौहर कर लिया है। पहला जौहर था भारत का। देखो ये तो था पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के समय, यहाँ पर दाहिर सेन के समय में हुआ था। अब अपने आगे देखना है, इसके बाद भी विदेशी आक्रमण नहीं रुके, क्योंकि भारत एक समृद्ध देश था उस समय का, मैं कह सकते हैं कि विकसित देशों में से एक देश था, क्योंकि भारत में इतना सोना था कि भारत को ही सोने की चिड़िया कहा जाता था। और इससे अरबवासी और सभी दुनिया के जो लोग थे वो सभी परिचित थे कि भारत के पास बहुत सारा सोना है, तो भारत को जीतकर उस सोने को हासिल किया जा सकता है। तो फिर आक्रमण रुके नहीं। अब देखो आगे, मोहम्मद गोरी के समय में भी बहुत बार आक्रमण हुए, बहुत बार वह हार गया और चला गया। लगभग अलग अलग किताबों में लिखा है 17 बार आक्रमण किए, किसी किताब में 21 बार भी लिखा है, 17 बार आक्रमण किए। दो युद्ध के बारे में अपने को ध्यान रखना है, मोहम्मद गोरी के तराइन के युद्ध, तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। ये पृथ्वीराज चौहान के साथ में हुए मोहम्मद गोरी के दोनों युद्ध। पहले युद्ध में गोरी हार गया और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। इसके बाद में ये हुए थे 1191 और 1192 ईस्वी में। तो ध्यान रखना, पहला युद्ध 1191 ईस्वी में, दूसरा 1 साल बाद ही हुए थे। अब इसके बाद में जब पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई तो भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है। अब मोहम्मद गोरी जो था वह अपने कुछ गुलाम रखता था। क्या रखता था? गुलाम। तो भारत और वह अफगानिस्तान गजनी का शासन संभाल नहीं सकता, तो उसने एक गुलाम को 1206 ईस्वी में या भारत का शासन सौंपा और वह वापस चला गया। तो 1206 ईस्वी से गुलाम वंश की स्थापना होती है। कौन से वंश की? भारत में गुलाम वंश की। अपने गुलाम को शासन सौंप कर चला गया, तो भारत में 1206 ईस्वी से गुलाम वंश की स्थापना होती है और हम इसी को पढ़ेंगे आगे गुलाम वंश। अब मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? तो याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का शासन सौंप कर चला गया। ऐबक ने क्या किया कि ये जैसे ही सत्ता में आया तो इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। नंबर 1 ध्यान रखना, किसको बनाई? लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। ये शासक बना, यानी गुलाम वंश का संस्थापक भी कह सकते हैं हम इसको, 1206 ईस्वी में। कब? 1206 ईस्वी में शासक बनते ही इसने $1 लाख रुपए दान दे दिए, तो इसको लाख बख्श कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाख बख्श। ये दूसरी चीज ये याद रखनी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मीनार का निर्माण कराया। देखो, कू से नाम शुरू हो रहा है,
मीनार का नाम भी कू से है, लेकिन इसने किसकी याद में कराया, तो वो नाम भी याद रखना, कुतुबुद्दीन इसका नाम है, और आगे है बख्तियार काकी, एक सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी याद में एक मीनार का निर्माण कराया जिसका नाम था कुतुब मीनार। ध्यान रखना कि किस मीनार का निर्माण कार्य शुरू कराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू कराया, पूरा नहीं करवा सका, एक मंजिल बनाई। कितनी मंजिल, एक मंजिल बनवाते ही ये मर गया। मरा कैसे, पोलो खेलते हुए। कैसे, पोलो खेलते हुए, पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरने से मृत्यु हो गई। अब पोलो क्या है, घोड़े के ऊपर बैठकर एक लंबी छड़ी होती है जिससे गेंद को मारा जाता है और खेला जाता है, तो मृत्यु हो गई। कब हो गई, 1240 ईस्वी में। तो इसका शासनकाल कुतुबुद्दीन ऐबक का 1206 ईस्वी से लेकर के 1240 ईस्वी तक है। कब तक, 1210 ईस्वी, 1210 ईस्वी तक। यहाँ 1240 लिख दिया मैंने, 1210 ईस्वी तक, यानी कुल मिलाकर इसने 4 वर्ष शासन किया। कितने वर्ष शासन किया, 4 वर्ष। इसके बाद में जो शासक बनता है वो है इल्तुतमिश। कौन है, इल्तुतमिश, नंबर 2। नंबर 2 इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में अपने ज़्यादा जानकारी नहीं याद करनी है, अपने को इतना याद रखना है कि यह नीचे लिख दूँ, ये जो शासक बना ये 1210 में बना और रहा कब तक, 1236 ईस्वी तक। तो इसने क्या किया, जैसे शासक बना तो इसकी 2 जानकारियाँ मिलती है कि एक तो ये लाहौर से अपनी राजधानी दिल्ली ले गया। कहाँ ले गया, दिल्ली को राजधानी बनाया। तो नंबर 1 दिल्ली को राजधानी बनाया, ठीक है। नंबर 2 चीज़ ये याद रखनी है अपने इल्तुतमिश के बारे में कि इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया। कुतुब मीनार की शेष मंजिलों का निर्माण कराया, ठीक है। नंबर 3 चीज़ ये याद रखनी है कि मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, हमने पहले ध्यान रखा है कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक, मुस्लिम साम्राज्य का भी संस्थापक, लेकिन वास्तविक रूप में जो मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था वो था इल्तुतमिश। नंबर 4 तुर्क, ये इंपॉर्टेंट है, तुर्क ए चहलगानी नामक संगठन बनाया। तुर्क या चहलगानी नामक संगठन था, ये दासों का संगठन था। दास यानी जो गुलाम होते थे उनका संगठन बनाया और लगभग दास कितने थे इसमें, 40 दासों का एक संगठन था। तुर्क या चहलगानी नामक संगठन बनाया। तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे बलबन भी इसी संगठन में से एक दास था जो शासक बना। तो अपने को इल्तुतमिश के बारे में 3-4 चीज़ें याद रखनी है कि दिल्ली को राजधानी बनाया, कुतुब मीनार की शेष मंजिलों का निर्माण कराया, मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, तुर्क या चहलगानी नामक संगठन बनाया जिसमें लगभग 40 दास हुआ करते थे। अब क्या हुआ ये कि ये तो मर गया 1236 ईस्वी में, लेकिन जब ये जिंदा था तब इसने अपनी पुत्री को अगला सुल्तान घोषित कर दिया था। किसको, अपनी पुत्री को, जिसका नाम था रजिया सुल्तान। क्या नाम था, रजिया सुल्तान। इसका समय था 1236 से लेकर के 1240। राजस्थान पुलिस की परीक्षा में पूछा है अभी कि रजिया सुल्तान को अपने पद से कब हटाया गया, तो ध्यान रखना 1240 ईस्वी में। कब हटाया गया, 1240 ईस्वी में। अब देखो रजिया सुल्तान के बारे में कुछ खास बातें हैं। एक तो तुर्क अमीर नहीं चाहते थे
कि एक लड़की होकर के दिल्ली का शासक करे या दिल्ली की शासिका बने, तो उनके बाद भी, उनके विरोध के बाद में भी ये शासक बनी दिल्ली की। अब देखो एक चीज़ इसके बारे में याद रखना है अपने को रजिया सुल्तान के बारे में, कि तुर्की अमीरों के विरोध के बाद भी शासिका बनी। नंबर एक चीज। नंबर दूसरी चीज कि भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, देखो ये रजिया हो गया, रजिया सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान। नंबर 3 कुबा, फिर से लिखूं, इसने पुरुषों की तरह कुबा और कुलाह पहनना शुरू किया। तो कुबा क्या होता है? कुबा कोट को कहते हैं। किसको कहते हैं? कोट को। और कुला किसे कहते हैं? तो ये ध्यान रखना, टोपी को। पुरुष जैसे पगड़ी टोपी पहनता है सिर के ऊपर, तो इसने टोपी पहनना शुरू की, कोट पहनना शुरू किया। तो ये 3 बातें ये हो गई। अब आगे देखो, नंबर 4 रजिया सुल्तान की। इसने जमालुद्दीन याकूत नाम के व्यक्ति को अमीर ए आखुर पद पर नियुक्त किया। अमीर आखुर पद क्या होता था? तो ये गुड़शाला का प्रधान, क्या होता था? गुड़शाला का या अश्वशाला का प्रधान होता था, उसके पद पर नियुक्त किया। एक और बात याद रखनी, अल्तुनिया नाम के व्यक्ति से विवाह, या इसको हम कह सकते हैं निकाह किया। हाँ, ये 5 बातें हो गई। जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर पद पर नियुक्त किया और अल्तुनिया नाम के व्यक्ति से विवाह कर लिया। बाद में 1240 ईस्वी में कुछ तुर्की सरदारों ने इनको मार दिया, या डाकुओं ने मार दिया, ये ठीक रहेगा। डाकुओं ने मार दिया दोनों को। किसको? रजिया सुल्तान को और अल्तुनिया। कहीं घूमने जा रहे थे तो दोनों को मार दिया। कब? 1240 ईस्वी में। कभी डेट याद नहीं रहे तुम्हारे 10वीं कक्षा में तो कोई बात नहीं। अब देखो, इसके बाद में कुछ शासक हुए हैं जो बिल्कुल ही कमज़ोर साबित हुए। उनके शासक बनने से उनकी वैल्यू ही खत्म हो गई दरबार में। लोग ये समझने लगे कि ये तो कोई राजा है ही नहीं। तो देखो, उसके बाद में एक व्यक्ति जो इल्तुतमिश ने तुर्क ए चहलगानी नाम का जो संगठन बनाया था, जो दासों का संगठन था, कितने 40 दास हुआ करते थे, उसमें से एक दास जो था वह शासक बना, जिसका नाम था बलबन। बलबन कब बना? 1265 ईस्वी में राजा बना। अब देखो, इससे पहले जो शासक थे उनकी वैल्यू पूरी खत्म हो गई थी। लोग उनकी इज्जत नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते थे। ये कोई राजा थोड़ी नहीं है, ऐसे समझते थे। तो बलबन शासक बनते ही उनको वापस से राजा का या शासक का सम्मान वापस लाना था। तो इसके दरबार में कठोर अनुशासन हुआ करता था। देखो, नंबर 1 एक एक करके लिखेंगे।
इसने मंगोल, जो मुगल थे, मंगोल से आक्रमण होते थे, तो उन मंगोलों से लड़ने के लिए एक नया सैन्य विभाग का गठन किया, दीवाने आरिज। ध्यान रखना, दीवान ए आरिज नामक एक सैन्य विभाग बनाया। किसके आक्रमणों को रोकने के लिए? मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए दीवाने आरिज नामक एक सैन्य विभाग बनाया। अब देखो, सब जो भी काम किए हैं ना शासक के सम्मान को वापस प्राप्त करने के लिए, तो इसके दरबार में कठोर अनुशासन था और इसने एक प्रथा लागू की, सिजदा एवं पाबोस की प्रथा को दरबार में लागू किया। क्या होता था सिजदा? सिजदा मतलब कि होता था झुकना। क्या होता था? झुकना। और पाबोस का मतलब कि जो राजा होता था उसके पैरों को चूमना, झुककर दरबार में प्रवेश करना और उसके पैरों को चूमना। इसलिए इसको कहा जाता है बलबन ने कठोर अनुशासन अपनाया अपने दरबार में। अब देखो, सम्मान की बात है, शासक के सम्मान की, तो इसने सभी काम ऐसे किए। राजत्व का सिद्धांत लागू किया। राजत्व का सिद्धांत क्या था? राजत्व का सिद्धांत तो देखो, इसने लोगों को बताया कि भगवान ने, ईश्वर ने राजा को यहाँ पर शासन करने के लिए भेजा है, यानी कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर का प्रतिनिधि है, तो राजा की आज्ञा को सबको मानना पड़ेगा। तो याद रखना, राजत्व का सिद्धांत किसने लागू किया? तो बलबन ने राजत्व का सिद्धांत लागू किया। एक और पॉइंट याद रखना है अपने को, नंबर 4 बलबन के बारे में कि लौह और रक्त की नीति अपनाने वाला शासक कौन था? लौह एवं रक्त की नीति इसने अपनाई। अब लौह और रक्त की नीति क्या थी तो उसके बारे में भी समझो। देखो, लौह और रक्त की नीति के तहत क्या किया जाता था? पुरुषों को मार दिया जाता था और महिला एवं बच्चों को गुलाम बनाया जाता था। तो ये चीज़ याद रखनी। लौह एवं रक्त की नीति क्या थी बलबन की? तो पुरुषों को मार दिया जाता था और महिला एवं बच्चों को गुलाम बनाया जाता था। अब देखो, इसका जो शासनकाल है 1265 से लेकर के इसका शासनकाल रहा है 1286 ईस्वी तक। कब तक? 1286 ईस्वी तक। बलबन समाप्त होते ही गुलाम वंश समाप्त हो जाता, लेकिन इसके बाद में भी कुछ ऐसे शासक बने हैं, तो अपने को ध्यान रखना एक ही के बारे में कि अंतिम गुलाम शासक कौन था। यहाँ लिख दूं मैं, क्यूमर्स को अंतिम गुलाम वंश का शासक माना जाता है, या क्यूमर्सी अंतिम गुलाम वंश का शासक था। अब क्या हुआ? 1290 का समय आ गया। कितना? 1290 ईस्वी। यानी हम यहाँ से देखते हैं तो गुलाम वंश की शुरुआत कब होती है? 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक, लगभग यूँ कहें हम एक पूरी शताब्दी गुलाम वंश ने शासन किया। शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष, तो कुछ एक साल कम है इसमें, लेकिन हम एक तरह से कह सकते हैं कि एक पूरी शताब्दी गुलाम वंश ने भारत में शासन किया। 1290 ईस्वी में क्या हुआ
कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था जलालुद्दीन। फिर एक फूल खिला, और फूल कौन सा? कमल का खिला, मतलब खिलजी। और कहाँ खिला? जल में। तो जल से याद रख लेना, जलालुद्दीन खिलजी। फूल खिला, कौन सा खिला? कमल का खिला। और कहाँ खिला? जल में। तो ऐसे याद रखना है, जलालुद्दीन खिलजी। 1290 ईस्वी। कब? 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया? क्यूमर्स को मार दिया। क्यूमर्स को मारकर स्वयं शासक बन गया जलालुद्दीन खिलजी। तो आज के लिए इतना ही।